हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की ये श्रृंखला चलाई गई है, जिसके अंतर्गत आपका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है वह कंप्लीट हो गया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 3 आता है, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे मौद्रिक नीतियाँ यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसियाँ क्या होती हैं, किस तरीके के इनके गुणांक होते हैं, किस तरीके से इनको नापा जाता है, क्या मौद्रिक नीति समिति बनी हुई है, तो इन सब के बारे में विस्तृत में पढ़ा जाएगा। और अभी लेटेस्ट में जो 7 जून 2024 को डेटा अपडेट हुआ है, जो आपकी दरें हैं उनमें अपडेट हुई हैं, तो उन सब के बारे में ही आपका अपडेट करके पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो आता है मौद्रिक नीतियाँ या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में बात की जाए तो मौद्रिक नीतियाँ किसी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। मौद्रिक नीतियाँ क्या होती हैं? कोई भी केंद्रीय बैंक की, मतलब कि जो भी जिस देश का केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि भारत में आरबीआई है, तो ये आरबीआई की जिम्मेदारी है। तो ये किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। और भारत में मौद्रिक नीतियाँ जो हैं वह मौद्रिक नीति समिति बनाती है, और इस समिति का नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो मौद्रिक नीति के संदर्भ में क्या आता है? पहला तो ये कि ये जो मौद्रिक नीति समिति बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, यानी मौद्रिक नीति की जो जिम्मेदारी है, किसी देश के केंद्रीय बैंक की होती है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी आरबीआई की है जिम्मेदारी। और भारत में जो मौद्रिक नीतियाँ हैं वह मौद्रिक नीति समिति के द्वारा बनाई जाती है, जिस समिति का नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो इसको एक आसान भाषा में समझना है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत देखा जाए तो इसके 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य के अंतर्गत पहला उद्देश्य आता है कि मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, दूसरा आता है आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना, और तीसरा आता है कि घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्रा की तुलना में विनिमय को संतुलित बनाए रखना होता है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? पहला तो ये कि इसको नियंत्रित करना, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना, घरेलू मुद्रा या अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में विनिमय दर को संतुलन बनाए रखना होता है। तो इसके प्रमुख 3 उद्देश्य आते हैं। अब आता है कि मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में बात करते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण जो एक तरीके से देखे जाए तो मौद्रिक नीति 2 तरीके के उपकरण होते हैं। अब कौन कौन से उपकरण आते हैं मौद्रिक नीति को मापने की? 2 तरीके के उपकरण है। एक आता है मात्रक उपकरण, एक होता है गुणात्मक उपकरण। मात्रक उपकरण के अंतर्गत आती है जैसे कि आपका नगद आरक्षण अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा आता है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे एसएलआर कहा जाता है। फिर तीसरी आती है खुली बाजार की प्रक्रिया, चौथी आती है बैंक दर, पाँचवीं आती है रेपो दर, छठी आती है रिवर्स रेपो दर, और आपकी 7वीं आती है सीमांत स्थायी सुविधा या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और 8वीं आती है स्थायी जमा सुविधा। तो इस तरीके के मात्रात्मक उपकरण हैं जो कि मौद्रिक नीति के आपके 8 तरीके के मात्रात्मक उपकरण आते हैं। और गुणात्मक उपकरण वो उपकरण होते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में जब आपके मात्रात्मक गुण जो उपकरण हैं वह विफल हो जाए, तो उस स्थिति में गुणात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से पढ़ते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से मतलब क्या दरें होती हैं, इनका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है और वर्तमान में कितनी है। चलिए, तो सबसे पहले तो आता है हमारा नगद आरक्षण अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात की जाए तो यह आरबीआई की मौद्रिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब कि मौद्रिक नीति आरबीआई, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, जिसे नगद आरक्षण अनुपात कहा जाता है। इसके माध्यम से आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो इस तरीके से क्या कर सकती है? यह मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा भी सकती है और एक तरीके से घटा भी सकती है। तो इसमें दोनों ही तरह के आपके कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत आता है कि वह मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाएगी भी और घटाएगी, तो दोनों ही स्थितियों में ये रहती है। कैश रिजर्व रेशियो में देखा जाए तो यह इसमें सीआरआर के रूप में जो रखी गई धनराशि होती है, आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज दर अदा नहीं करती, और इस पैसे का प्रयोग ना तो बैंक करता है ना ही आरबीआई करता है। मतलब और ये एक तरीके से देखा जाए तो सीआरआर के रूप में अर्थव्यवस्था से यह राशि एक बाहर चली जाती है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो हिस्सा होता है उससे ये बाहर निकाल दी जाती है। तो ये एक तरीके से धनराशि जो है आरबीआई को कोई ब्याज अदा नहीं करना होता है, इसके अंतर्गत आती है। और इस राशि का एक निश्चित अमाउंट होता है जो कि अभी आपका 4.5% होता है। तो अभी प्रेजेंट में आपका कितना है? 4.5%, जो कि अभी 7 जून 2024 को अपडेट हुआ है उसी के संदर्भ में। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसके पहले भी यही रहा है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अब आता है दूसरा एसएलआर के बारे में, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में। यह एक ऐसी बैंक कुल जमा राशि होती है जो कि एक निश्चित हिस्सा है जिसमें बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखती है, लेकिन इसका प्रयोग वह अपने सामान्य कारोबार के लिए नहीं कर सकती है। तो यह अपना जो इसका उपयोग है बैंक इसके सामान्य उपयोग के लिए नहीं कर सकती है। एसएलआर के रूप में जो पैसा रखा जाता है वो सोना होगा, नगद होगा, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में होगा। जैसे कि नगद के रूप में रखा गया पैसा जो होता है बैंक को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाती, इसलिए एसएलआर का कम हिस्सा ही इस प्रारूप में रखा जाता है। और यदि एसएलआर को सोना के रूप में रखा जाए तो इससे भी जोखिम ज़्यादा होते हैं, अतः एसएलआर के रूप में सबसे अधिक वित्तीय जो है वह सरकारी प्रतिभूतियों को दी जाती है। तो इसमें जो आपके ये 3 तरीके की जो धनराशि को ऐसा रखा जाता है कि आपके नगद, सोना और, तो इन तीनों में आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं जो कि इसमें इनको एसएलआर के रूप में ज़्यादा वरीयता दी जाती है। अब आता है कि सरकारी प्रतिभूतियाँ आखिर क्या होती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में जाना जाए तो यह एक तरीके की सरकार के लिए ऋण प्राप्त करने का उपकरण होता है, जिसमें पहले एक कागज़ के रूप में जारी होते थे परंतु ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में अब जारी होते हैं, और पर एक मुख्य मूल्य जो होता है वह मुद्रित होता है, और इन प्रतिभूतियों को जारी कर सरकार आरबीआई को देती है और आरबीआई बैंकों को देती है। तो इस तरीके से ये सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में है। तो ये कैसा उपकरण है, एक तरीके से ऋण प्राप्त करने का उपकरण होता है, और इसमें जो एसएलआर है इसमें सबसे ज़्यादा वरीयता आपकी सरकारी प्रतिभूतियों को ही दी जाती है। अब इसमें जो प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, यह 18% आपकी प्रेजेंट टाइम पर है, तो आपके 18% है, इसको आपको याद करना है। फिर आता है खुली बाजार प्रक्रिया, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो एक तरीके से है, यह वह प्रक्रिया होती है जब आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचे जाने या खरीद जाने की व्यवस्था को संबोधित करती है। यह बैंकों के लिए एसएलआर रखना अनिवार्य होता है और इस उद्देश्य से बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ भी खरीदती है। तो इस तरीके से वह सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदती है, और एसएलआर से अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर आरबीआई सरकार के लिए गैर ऋण प्राप्त करती है। तो जो गैर ऋण होता है इसकी प्राप्ति भी सरकार इससे करती है। तो इस तरीके की ये व्यवस्था होती है। वर्तमान में ये जो प्रतिभूतियाँ होती हैं वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में आरबीआई के एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर बेची और खरीदे जाते हैं। तो ये जो आपका आरबीआई का ई-कुबेर ऐप चलता है उसके माध्यम से इसे बेचा और खरीदा जाता है। तो यह एक ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। अब आती है आपकी 4th नंबर की बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट के संदर्भ में बात की जाए, बैंक के दर के संदर्भ में आता है कि बैंक दर वह सामान्य दर ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। जो रिजर्व बैंक है, मतलब कि जो आरबीआई है, वह जो आपके वाणिज्यिक बैंक जैसे कि एसबीआई है और भी अन्य जितने भी बैंक आते हैं उनको पैसा उधार दिया जाता है इसके माध्यम से, मतलब कि यह बैंक रेट होती है। तो एक तरीके से समझा जाए तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। तो किस रेट पर देता है, जैसे कि अगर किसी को उधार देते हैं तो वह एक रेट फिक्स होता है। जैसे कि आप ही किसी को अगर पैसा उधार पे देते होंगे या फिर आप बैंक से प्राप्त करते हैं तो वो इतने % का टैक्स लेती है, तो इतने % आपका कटेगा महीने के हिसाब से या फिर आपका साल के हिसाब से। तो इसी तरीके से इसी माध्यम से जो मतलब जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से जो केंद्रीय बैंक से पैसा लेते हैं तो उस टाइम पे एक दर निर्धारित कर दी जाएगी कि इसी दर के अकॉर्डिंग ही पैसे दिए जाएंगे, उधार दिए जाएंगे। तो इसमें इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रित और क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। इस जो मतलब कि साख से जो ऋण मतलब इस तरीके की दर के माध्यम से इसकी जो साख है उसको नियंत्रित करने में ये आसानी होती है। और वर्तमान में ये देखा जाए तो 6.75% है जो कि रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को इससे पैसा उधार मिलेगा। कितने दर से? 6.75% की दर से। अब आता है रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट जो है अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। मतलब कि जो कुछ समय के लिए जिस ब्याज दर पर जो कॉमर्शियल बैंक जो है वह रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं नकदी के रूप में, वह रेपो रेट होती है। और वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? 6.5% है। अब आता है इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट। ये एक ऐसी
रेपो रेट होती है, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी की प्राप्त होती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इस तरीके से आपके ये है आपकी 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। तो इसमें आपके वाणिज्यिक बैंक, इसमें जो रेपो रेट है उसमें जो कॉमर्शियल बैंक जो है वह आरबीआई से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, और इसमें रिजर्व बैंक जो होते हैं वह कॉमर्शियल बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं। तो एक तरीके से ये रिवर्स होती है प्रक्रिया, मतलब रेपो रेट में इस तरीके से होती है तो इसमें इस तरीके से होती है, तो रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, इसके नाम से ही संबोधित होता है। तो आपकी वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, तो वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है और 3.35% आपकी रिवर्स रेपो रेट है। फिर आता है स्थायी जमा सुविधा के बारे में या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। इस उपकरण को आरबीआई ने अप्रैल 2022 में प्रयोग करना प्रारंभ किया था। इसके लिए संसद में आरबीआई अधिनियम को संशोधित भी किया जाता है, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक ऐसा उपकरण होता है जो रिवर्स रेपो दर को प्रतिस्थापित करता है, और वर्तमान में एसडीएफ आरबीआई के लिए एक एलईएफ का हिस्सा है। अब एलईएफ का हिस्सा है तो एलईएफ आखिर को होता है, एलईएफ जो है एक तरीके से वह इसके माध्यम से आरबीआई प्रतिदिन की अर्थव्यवस्था के मुद्रा के प्रवाह जो होता है उसका नियोजन करती है। जो प्रतिदिन के हिसाब से मुद्रा का प्रवाह होगा उसका नियोजन जो है वह आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, तो वह एलईएफ होगा, और एसडीएफ जो है वह आरबीआई के एलईएफ का हिस्सा है। और एक तरीके से देखा जाए तो स्थायी जमा सुविधा को संक्षेप रूप में देखा जाए तो यह एक ऐसी दर होती है जिससे आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। तो कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है तो वह एक 6.25% की दर से प्राप्त करेगी, जो कि वर्तमान में आपकी इतनी दर निर्धारित की गई है। यह स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। अब आती है आपकी 8वीं, जो कि सीमांत स्थायी सुविधा के बारे में या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। यह जो फैसिलिटी है यह एक तरीके से मौद्रिक नीतियों का एक ऐसा उपकरण के रूप में एमएसएफ को आरबीआई ने 9 मई 2011 को अपनाया था, और एमएसएफ को माध्यम से भारत में कार्यरत एक बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए ऋण प्राप्त करती है। तो मतलब कि एक दिन के लिए जब आरबीआई बैंकों से ऋण प्राप्त करती है तो वह मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या एमएसएफ कहलाती है, और वर्तमान में ऐसे कितनी है 6.75% है, और इसकी शुरुआत 9 मई 2011 को की गई थी। अब यहाँ पर आपके जो मौद्रिक नीति की जो मात्रात्मक हैं उनके वे फिनिश होते हैं। अब साथ ही साथ में मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात कर लेते हैं कि मौद्रिक नीति समिति को की स्थापना जो है वह भारत सरकार में उर्जित पटेल समिति की सुझावों के आधार पर 2016 में की गई थी। इसके माध्यम से इसका उद्देश्य आरबीआई अधिनियम, जब इसका मतलब कि गठन किया गया तब आरबीआई के एक अधिनियम जो आरबीआई अधिनियम 1934 है उसमें संशोधन किया गया, और इस समिति में देखा जाए तो सदस्यों की संख्या कुल 6 होती है। जो 3 सदस्य होते हैं वह आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य की नियुक्ति भारत सरकार करती है। जो 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं उनमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जिनका नेतृत्व ही आरबीआई के गवर्नर करते हैं। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक गवर्नर होते हैं, और आरबीआई के अधिकारी जिनका चयन आरबीआई करे उनमें से एक सदस्य होंगे। तो इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, और 3 सदस्य जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे वे वैसे सक्षम व्यक्ति होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व सरकार करे और ये अर्थव्यवस्था में विशेष ज्ञान रखते हों। मतलब कि ये 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 3 भारत सरकार द्वारा जो किए जाते हैं उनका जो स्पेशलिटी है कि वह इसमें मतलब कि अर्थव्यवस्था में विशेष ज्ञान रखें, तो इनके संदर्भ में आते हैं। अब आता है कि इनका कार्यकाल जो है वह 4 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, या फिर 4 वर्षों के पहले भी अपना वो पदत्याग कर सकते हैं, यानी कि इस्तीफा दे सकते हैं, तो इनके संदर्भ में आता है। अब आते हैं इनके गुणात्मक उपकरणों के बारे में बात की जाए तो आरबीआई के कुछ गुणात्मक उपकरण भी, जैसे कि अभी आपने मात्रात्मक जो उपकरण है उनके बारे में देखा, अब पढ़ते हैं गुणात्मक उपकरण के बारे में। गुणात्मक उपकरण जो है वह आरबीआई अथवा कोई भी केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग करती है, और यह समय समय पर असफल भी हो सकती है, यानी कि इनको
एक तरीके से इसके माध्यम से तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है गुणात्मक उपकरण के माध्यम से। और ये मात्रात्मक उपकरण जब प्रभावहीन या विफल हो जाएं तो इस स्थिति में गुणात्मक उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि जब RBI CRR में कटौती करती है तो बैंक के पास ज़्यादा धनराशि छोड़ती है, परंतु बैंक उपभोक्ताओं को पर्याप्त ऋण ना दे तो कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था पर CRR का प्रभाव नहीं पड़ रहा। और इसमें के अंतर्गत वह बैंकों की उनकी नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है और RBI से यह कहती है कि मौद्रिक नीतियों का परिवर्तन एक निश्चित उद्देश्य के साथ किया जाए और इसका परिवर्तन का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर बैंकों के सहयोग के बिना संभव नहीं होता है। तो इसमें एक तरीके से इस तरीके की ये गुणात्मक जो उपकरण है इसके अंतर्गत आते हैं। और RBI ऋण लेने की प्रक्रिया में गिरवी रखे जाने पर प्रतिभूतियों के मूल्य में भी संशोधन कर सकती है। तो ये RBI के पास से इस तरीके के उपकरण होते हैं जो कि गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि इसके गैर पारंपरिक उपकरणों की भी साथ ही साथ में बात कर लेते हैं। गैर पारंपरिक उपकरण जो है वह RBI इन मौद्रिक नीतियों के उपकरण का प्रयोग तब करती है जब किसी केंद्रीय बैंक तब करते हैं जब परिस्थिति असमान हो या पारंपरिक उपकरणों का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर ना हो रहा हो। जब जो आपके पारंपरिक उपकरण हैं उनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़ रहा हो तब इन गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये 3 तरीके के उपकरण होते हैं। एक होता है हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी, दूसरा होता है हेलीकॉप्टर हूवर, तीसरा आता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। जो हेलीकॉप्टर ड्रॉप या हेलीकॉप्टर मनी जो होती है इस उपकरण का जो उपयोग है सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन जो था वह मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा किया गया था और इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। और इस उपकरण का उपयोग जो है वह तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है कि इस उपकरण का प्रयोग अर्थव्यवस्था में जब मांग बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होगा। मतलब कि जब तरलता बढ़ाने के उद्देश्य इसका मेन होता है। और इसका एक उद्देश्य से है कि वह नए नोट छापकर सरकार को उपलब्ध करा सकती है। तो इसके अंतर्गत इस तरीके की प्रक्रिया भी होती है। अब आती है हेलीकॉप्टर हूवर। हेलीकॉप्टर हूवर क्या होता है? एक तरीके से अर्थव्यवस्था से उस धनराशि को भी सोखने का उद्देश्य से किया जाता है जो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर हो या काले धन के रूप में लोगों के से छुपा रखा हो। तो ये एक तरीके से जिस तरीके से ये विमुद्रीकरण है वह इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि विमुद्रीकरण का भी यही मतलब होता है कि जो आपका पास धनराशि और काले धन के रूप में जो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर है उसे सोखने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपकी जो रखे हुए पैसा है वो अर्थव्यवस्था में बाहर आ जाता है। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया होती है जिसे हेलीकॉप्टर हूवर कहा जाता है। और तीसरी आती है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट यानी कि नकारात्मक ब्याज दर। यह ब्याज दर जो होती है इस उपकरण का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में मांग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। तो इसमें जब मांग का उद्देश्य मतलब पुनर्जीवित करना हो तो इस नकारात्मक ब्याज दर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यदि जमाकर्ता के पास जमा राशि का एक बैंक ब्याज ना देकर जमा राशि में से ही उसका हिस्सा काट ले, मतलब कि जब ब्याज ना दे लेकिन उसमें जो उसकी जमा राशि है उसी में से ब्याज का हिस्सा काट ले, और इस उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। और यह मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से ज़्यादातर देखा जाए तो नकारात्मक ब्याज दर का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो है आपकी मौद्रिक नीति के गैर पारंपरिक उपकरण है। ये अभी आपने पारंपरिक उपकरण को भी देखा, मौद्रिक नीति समितियों के बारे में देखा और साथ ही साथ में गैर पारंपरिक उपकरणों को भी देखा जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो था मौद्रिक नीतियों से रिलेटेड वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।